nationalism in so today we are starting Indian history. Today we are starting Indian history. हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? तो ये क्लास 10 का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ये तुम्हारा एग्जाम का पार्ट भी है. दिस इज इन दिस टाइम दोज हु आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम इन क्लास 10, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. और मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री में इस साल है ना एक ही चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत में राष्ट्रवाद. भारत में राष्ट्रवाद. पिछले जो क्लास था, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि यूरोप का हिस्ट्री पढ़ रहे थे है ना, और वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन और फिर जर्मन का वो राइज ऑफ नाजिज्म. और आज जो है हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर. नेशनलिज्म इन इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और यहाँ पे थोड़ा देसीपना भी फील होगा हम लोग को है ना. सुना सुना नाम होगा है ना. वहाँ पे ग्यूबल्स सुनते थे, हिटलर सुनते थे तो मज़ा नहीं आता था. जार निकोलस का नाम सुनते थे, वाइमर सुनते थे, मज़ा नहीं आता था. यहाँ पे गांधी सुनेंगे, भगत सिंह सुनेंगे है ना. तो यहाँ पे सुनने में भी मज़ा लगेगा कि पड़ोस का बात हो रहा है. किसका बात हो रहा है? पड़ोस का बात हो रहा है. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिना डिले किए हुए हम इसको क्या करेंगे? स्टार्ट करें. सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो कि हम ये चीज को डिफाइन करने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो वर्ड नेशनलिज्म है इसका मतलब क्या होता है. अगर इसका मतलब समझना है तो हमको सबसे पहले पढ़ना होगा कि नेशन किसे कहते हैं. What is the meaning of nation? And once we start understanding what is nation, we will definitely come to in a position that we will understand the concept of nationalism. हम लोग राष्ट्रवाद का भी कंसेप्ट को क्या करेंगे? समझ लेंगे. तो ध्यान से समझने की बात यह है, पहले कुछ टर्म्स है. एक होता है कंट्री, एक होता है कंट्री, और एक होता है नेशन, एक होता है नेशन. सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिफरेंस को समझ लेंगे तब हम ऑटोमेटिकली इस चैप्टर पे आ जाएंगे. हम पहले समझेंगे कि कंट्री और एक नेशन में आखिरकार एक डिफरेंस होता क्या है. बेसिक डिफरेंस को अगर समझ लें तो हम नेशनलिज्म को समझना स्टार्ट कर देंगे. ध्यान से सुनना, जब हम किसी देश की बात करते हैं तो इसका मतलब, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ उसके टेरिटरी से होता है. सिर्फ और सिर्फ उसके टेरिटरी से होता है. उसके पीपल के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके डाइवर्सिटी के बारे में यह टर्म बात ही नहीं करता. परंतु जब ही हम नेशन की बात करते हैं कि व्हेन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नेशन, इट इज नॉट मेयरली सिंपली बाउंड्री, इट्स नॉट सिंपली territory, it is territory along with the bonds of the people, it is territory along with the culture, along with the living style of the people. मतलब नेशन ब्रॉडर टर्म है या कि कंट्री ब्रॉडर टर्म है, राष्ट्र ब्रॉडर टर्म है या कि देश ब्रॉडर टर्म है? राष्ट्र ब्रॉडर टर्म है. कौन ब्रॉडर टर्म है? राष्ट्र ब्रॉडर टर्म है. नहीं समझे? एक लेटेस्ट बर्निंग इशू लेते हैं. तुम लोगों ने रसिया के यूक्रेन के अटैक के बारे में न्यूज सुना है. बहुत ही बर्निंग मुद्दा है आज विश्व पटल पर. जब रसिया के यूक्रेन के बारे में जब मुद्दा सुना तो इससे क्या पता चला? अगर किसी तरह रसिया यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि रसिया ने अपने टेरिटरी को क्या किया? एक्सपेंड कर लिया. और जब रसिया यूक्रेन को रूस में मिला लेगा तो हम कहेंगे कि रूस का देश बड़ा, रूस का कंट्री बड़ा, क्योंकि रूस ने अपने टेरिटरी को क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया. परंतु यह हरगिज नहीं कहेंगे कि रूस ने राष्ट्रवाद को इससे जन्म दे दिया. क्योंकि अगर रूस को यूक्रेन को मिलाकर एक राष्ट्र बनाना होगा तो सबसे पहले रूसियों को, यूक्रेन के जनता को दिल जीतना होगा. और यहां मामला दिल का आ जाता है.
जब मामला दिल का आ जाए, जब मामला भाव का आ जाए, जब मामला अंतः मन के क्रियाकलाप का हो जाए, जब मामला बॉडी के मेटाबॉलिज्म का आ जाए, तब उस भीतर की तन्हाई में, उस भीतर की गहराई में कहीं राष्ट्रवाद छुपा होता है। और जब व्यक्ति उस भीतर के छुपे राष्ट्रवाद को निकाल के और अपने आप में गले में लगा लेता है, तब हम कहते हैं कि एक कंट्री राष्ट्र में बदल गया, एक कंट्री राष्ट्र में बदल गया। यानी यह बहुत ही आसान है कि तुम अपने देश की सीमा को बढ़ा लो, यह बहुत आसान है कि तुम अपने कंट्री को बढ़ा लो, और इसका बढ़ाना का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि तुम अपना टेरिटरी को बढ़ा लो तो तुम्हारा देश बढ़ जाता है। लेकिन जब उस देश में, उस कंट्री में रहने वाले लोगों का तुम दिल जीतते हो, जब उससे एक बॉन्ड बना लेते हो, जब उससे अपना एक भाव का आदान प्रदान करने लगते हो, और जब वो तुम्हारे जैसा महसूस करने लगता है, तब हम कहेंगे कि उस राष्ट्र का निर्माण हुआ। तभी हम क्या कहेंगे? उस राष्ट्र का निर्माण हुआ। यानी राष्ट्र निर्माण का प्रोसेस कंट्री निर्माण के प्रोसेस से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें बात लोगों के इमोशंस का होता है, क्योंकि उसमें बात लोगों के दिल का होता है, क्योंकि उसमें बात लोगों का भाव का होता है। तब अब क्वेश्चन अगर हम पूछें कि राष्ट्र बनाना ज्यादा आसान है या देश बनाना ज्यादा आसान है, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? और जब जिस प्रोसेस से राष्ट्र बनता है, जिस प्रोसेस, जितने भी चीज इन्वॉल्व होता है, जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एक राष्ट्र को बनाने में, जितना जद्दोजहद इंसान करता है, जितना मारकाट, जितना संघर्ष एक इंसान करता है एक राष्ट्र बनाने में, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। भारत भी तो बहुत सारे रियासतों में टूटा हुआ था। भारत को बंगालियों को जोड़ना था, भारत में रहने वाले पंजाबियों को दिल लगाना था, भारत में रहने वाले मराठियों को अपनाना था, भारत के सुदूर में रहने वाले तमिल को अपनाना था। और जब इन सबों को हम अपना लेंगे तब भारत एक राष्ट्र बनेगा, तब भारत एक राष्ट्र बनेगा। इसका हम कह सकते हैं कि भारत, जब तक हम अपने देश में रहने वाले, हम अपने टेरिटरी में रहने वाले तमाम लोगों को दिल ना जीत लें, तमाम लोगों का भाव ना, एक कल्चर, शेयर कल्चर ना डेवलप कर लें, तब राष्ट्र का सपना अधूरा होता है। तब तक राष्ट्र बनने का सपना अधूरा होता है। अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो डेफिनेशन भी राष्ट्र का यही कहता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशन? नेशन मीन्स अ समेशन ऑफ पीपल हु फील्स वन, समेशन ऑफ पीपल हू फील्स वन। राष्ट्र एक ऐसे चीजों का संगम है जहां पर पीपल एकता का महसूस करता है, जहां पर एकता का महसूस करता है। लेकिन यह एकता का महसूस, यह समेशन, वह वन का फीलिंग जो होता है, वो कंट्री में नहीं भी हो सकता है। चाइना को देख लो, चाइना के जिंगजियांग प्रांत में एक मुस्लिम, उइगर मुस्लिम समुदाय रहता है, वो कभी चाइना को मानता ही नहीं। यानी चाइना ने उसे दिल लगाने से, उसके साथ अपना इमोशन शेयर करने से कामिल नहीं हो पाया। तो हम क्या कहेंगे कि चाइना न किसी न किसी हद से जिंगजियांग को, अपने जिंगजियांग के उइगर मुसलमानों को अपनाने में क्या कर दिया, थोड़ा विलंबता दिखाया, या फिर वो उस चीज में सफल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है चाइना राष्ट्र, एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने में कहीं ना कहीं क्या है, असफल है। लेकिन भारत देखो, है ना, भारत का जब क्रिकेट मैच होता है ना, उसमें देखो क्या तमिलनाडु, क्या जम्मू कश्मीर, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर, सबों को एक ही भाव रहता है कि हमारा देश जीते। इसका मतलब है भारत इस चीज में सफल हो चुका है कि अपने अलग अलग प्रांतों में, डिस्पाइट उसका कल्चर अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है, उसका रहने सहने खान पान का तरीका अलग है, लेकिन इस चीज में वो सफल हो चुका है कि हम क्या कर दिए हैं, एक बना दिए, फीलिंग को यूनाइट करने में सफल हुए। और इसीलिए हम भारत को एक राष्ट्र कहते हैं। भारत को क्या कहते हैं? आज जितना अच्छा भारत एक राष्ट्र दिखता है, क्या आज से 100 साल पहले भारत ऐसे दिखता था? हरगिज नहीं दिखता था। इसीलिए भारत के लोगों ने जद्दोजहद किया, भारत के लोगों ने अपना खून बहाया, भारत के लोगों ने अपनी जवानी बर्बाद की, भारत के लोगों ने अपने बचपन को खोया, और उन तमाम लोगों के ही संघर्ष से आज हम इस चैप्टर को पढ़ाने में समर्थ हैं। अगर वो लोग नहीं रहते तो आज हम भारत को बहुत सारे खंडों में, टुकड़ा में पाते, और हम आज नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की शायद बात नहीं कर पाते। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का तो इतिहास बड़ा है, भारत का इतिहास
वन ऑफ द ओल्डेस्ट इतिहास, वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट इतिहास में है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत ही छोटा पन्ना है, बहुत ही छोटा भारतीय इतिहास का छोटा पन्ना है जिसको तुमको समझना है। और यहाँ पे गांधी के एंट्री से, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि गांधी से पहले किसी ने भारत को राष्ट्र या भारत को यूनाइट करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं किया। हम बहुत सारे कहानी, बहुत सारे वीर आदमियों को, बहुत सारे महान आदमियों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़े भी है पिछले क्लास में। लेकिन इस चैप्टर में हमारा मुद्दा क्या होगा? भारत के नेशनलिज्म का बनने का वो 1915 से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? 1915 से स्टार्ट करेंगे। और वही हमारा जो किस्सा होगा, हमारा पढ़ने का जो तरीका है, हमारा पढ़ने का तरीका क्या है कि हम एक टाइमलाइन को ड्रॉ कर देंगे। हम क्या कर देंगे? एक टाइमलाइन को ड्रॉ कर देंगे। फटाक से एक टाइमलाइन को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस टाइमलाइन में कुछ चीज़ों को हम लिखेंगे। चूंकि हमारा इतिहास जो है आज स्टार्ट कब से होने वाला है? 1915 से स्टार्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पे 1915 लिखेंगे सबसे पहले, और इसके बारे में देखते हैं कि ये है क्या चीज़। बता सकता है ये भारतीय इतिहास में यह डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय इतिहास में यह डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की बड़ा ही एक संत टाइप का आदमी है ना, जो साउथ अफ्रीका के से यात्रा करते करते अपना स्वदेश लौटता है। और जब स्वदेश लौटता है तो वो अपने देश की हालात को देखकर चाहता है कि हम भी कोई चीज़ करें जो हम साउथ अफ्रीका में किए, वह चीज़ हमको भारत में भी लॉन्च करना है। और ऐसे महान व्यक्ति का नाम क्या था? द ग्रेट गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी कम्स इन पिक्चर, गांधी कम्स इन पिक्चर। यहाँ पर गांधी का एंट्री होता है। इससे पहले हम देख लेंगे कि यह व्यक्ति क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। यह 2 अक्टूबर को जन्मा था एक पोरबंदर नामक जगह में, गुजरात में एक जगह जिसका नाम है पोरबंदर। यह व्यक्ति एक स्वभाव है कि यह व्यक्ति एक थोड़ा सा, मतलब इसने ज़्यादा जद्दोजहद तो नहीं किया। इसका मतलब है कि ये एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए इसने बैरिस्टर की पढ़ाई भी कहाँ से की? बिलायत से की। इसमें बिलायत किसको कहा था पता है? इंग्लैंड को क्या कहता था? बिलायत। इसीलिए आजकल देखो ना सब चीज़ है, बिलायती दूध पिया है क्या जी, यानी जो थोड़ा सा अच्छा पैकेज रहता है तो उसको क्या कहते हैं? बिलायती, है ना। बिलायती कुत्ता, वो कुत्ता जो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा एकदम भौं भौं करके इतना बड़ा जो रहता है, मुँहे दिखता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलायती। कहीं से भी हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, उसको क्या कहेंगे? बिलायती, है ना। बिलायती मतलब समथिंग विच इज मेड इन फॉरेन। और जनरली हम लोग उसको डिपिक्ट करते हैं किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से यह आदमी पढ़ा और किसकी पढ़ाई की? हाँ, बैरिस्टर की पढ़ाई। वकील टाइप का आदमी होता है। जब वहां से पढ़ाई किया इसने और ये भारत लौटा, भारत में काम नहीं मिल रहा था तो एक व्यापारी था जो गुजरात में एक व्यापारी था। चूंकि गुजरात जो है एक व्यापारी कम्युनिटी का जो एरिया है, वहां से व्यापार होता है, समुद्र के किनारे है, तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र का जो मेन पैसा होगा वो क्या होगा? व्यापार होगा। क्या होगा? ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटी का होगा। तो यह व्यक्ति को, इसने एक व्यक्ति था, व्यापारी था, बोला कि हमको थोड़ा सा लफड़ा हो गया है हमारे साउथ अफ्रीका में, तो तुम गांधी चलो, चूंकि तुम वकील की पढ़ाई किए हो, वकालत पढ़े हो, तो चलो थोड़ा सा, कहाँ चलते हो? मेरे साथ चलो साउथ अफ्रीका, और वहाँ पे थोड़ा सा मेरा मामला को क्या कर दो? सुधार दो। लेकिन जब वहाँ पे देखा, साउथ अफ्रीका जाके गांधी ने देखा, तो वहाँ पे जो तुम लोग पढ़े होगे कि उसको ट्रेन के बोगी से धक्का मार के निकाल देता है, उस समय उसके दिमाग को झकझोर दिया कि ये हो क्या रहा है। हमारा दोस्त सिर्फ इसलिए है कि मेरा स्किन का कलर काला है, हम थोड़ा इन लोगों के जैसा सफ़ेद नहीं दिखते हैं, इस कारण से हमको ट्रेन के बोगी से हमको धक्का मार के निकाल दिया गया, हमको एडवांस जैसा ट्रीट नहीं किया गया, डिस्पाइट हम इसके लिए कैपेबल थे। डिस्पाइट इस चीज के लिए कि हम कैपेबल थे, हम एक अच्छे क्लास में बैठने के लिए कैपेबल थे, तब भी हमको इसलिए धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि हमारे चमड़ी का रंग काला था। और इस बात उसके दिमाग में इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सोचा कि हम जब तक इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को साउथ अफ्रीका से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम भारत अब लौटेंगे ही नहीं, है ना। तब तक हमको भारत से यहाँ पे लौटना ही नहीं है। और जब तक गांधी ने नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को प्रभावित किया, वहाँ पर अपार्थाइड, तुम लोग को पढ़ाएंगे सिविल्स में कि अपार्थाइड सिस्टम, एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया अपार्थाइड के खिलाफ, और
वहां पे गांधी ने सक्सेसफुली सत्याग्रह के थ्रू, हम बताएंगे सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट गांधी ने साउथ अफ्रीका की धरती पे किया और यह मूवमेंट बड़ा ही सक्सेसफुल हुआ। और उसी मॉडल को जब गांधी 1950 में इंडिया में लैंड करता है, उसको लॉन्च करने का सोचेगा। तुमको याद होगा इसी तारीख को भारत को यहाँ से जो है 15 जनवरी का ये टाइम था, कुछ था, तो तब से हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं इसी पे, क्योंकि गांधी एक प्रवासी था और उसे सबसे पहले ये चूंकि भारत आया और भारत में आके इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया, इसलिए गांधी के इसी आगमन को कमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं। किसके ऐसा प्रवासी दिवस के, है ना, प्रवासी दिवस के रूप में भी गांधी के इस आगमन को हम लोग भारत में आज भी क्या करते हैं, याद करते हैं। तो गांधी जब गांधी भारत आए तो उसने देखा कि यहाँ तो पूरा झोल चल रहा है ना, पूरा सिस्टम ब्रिटिश खा चुका है ना। तो गांधी सबसे पहले आके यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर दिए कि आके हम तबला बजाने लगे तुरंत, क्या आओ मास मूवमेंट, ऐसे नहीं करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, पहले विजिट किया। ये कहा जाता है कि 1915 से 1916 तक गांधी ने भारत के तमाम ऐसे लोगों को छोटा से गांव जाके विजिट किया। गांव में पहले कंडीशन देखा, चूंकि यह व्यक्ति विलायत में पढ़ा हुआ था, जब काम करने का अपना जवानी तो विलायत में बिता दिया, बचपन में तो किसी को एहसास नहीं होता है क्या हो रहा है, और जब एहसास होना स्टार्ट हुआ तो साउथ अफ्रीका चल गया। इसलिए गांधी जब सबसे पहले भारत आए तो उसने भारत के जीवन को देखा, पहले भारत के ऐसे टुकड़ों में जाके देखा कि जहां पर कैसे मिनिमम आदमी जीता है ना, कैसे आदमी संघर्ष करता है जीने में। और जब इन सब को चीजों को देखा, गांधी ने समझा, और तब जाके गांधी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते, ठीक है। और जो पहला ऑपरेशन गांधी स्टार्ट करते, तुम लोग को याद होगा, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट चंपारण सत्याग्रह। क्या करते हैं गांधी, चंपारण सत्याग्रह। कब चंपारण सत्याग्रह है, 1917 में। हम तुमको बताए 1916 तक, 1916 सॉरी, चलो 1916 में 1916 में जो है गांधी क्या स्टार्ट करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। क्या स्टार्ट करते हैं, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। हम यहां पे लिख दे चंपारण। चंपारण सत्याग्रह का तुम लोग को पता है, चंपारण सत्याग्रह का क्या है कि चंपारण सत्याग्रह में एक राजीव शुक्ला नाम का एक व्यक्ति आया गांधी के पास। वह आदमी को बहुत सारा फॉलो करते रहता था और गांधी को हर जगह क्या किया, फॉलो किया, है ना। हर जगह फॉलो करने के बाद गांधी के पास आया और क्या बोला कि आप मेरे गांव चलिए, आप मेरे गांव चलिए। गांधी बोला कि यह व्यक्ति मेरा हर सभा में आता है, पूछो तो ये कौन है। तो उसने अपना नाम बताया, राजकुमार शुक्ल। क्या नाम बताया, राजकुमार शुक्ल। और बोला कि तुमको बताओ क्या तकलीफ है। बोला कि चलिए आपको मेरा गांव चंपारण जाना ही पड़ेगा। चंपारण कहाँ का जिला है, चंपारण बिहार के उत्तरी पश्चिमी बिहार का एक जिला है जिसका नाम क्या है, चंपारण। जिसका नाम क्या है, चंपारण। गांधी वहां पर पहुंचे और वहां पर 3 कठिया सिस्टम जो था उसको क्या किए, एबॉलिश किए। और इस तरह चंपारण सत्याग्रह भारत का क्या हो जाता है, गांधी का भारत में पहला एक्सपेरिमेंट हो जाता है। किसका, चंपारण सत्याग्रह का। किसका हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह का। इसके बाद तुम लोग पढ़ा होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भारत में गांधी का पहला एक्सपेरिमेंट था। किसका, अनशन का। किसका, अनशन का। इसमें गांधी अनशन पे बैठ जाता है, भूख हड़ताल पे करता है, हंगर स्ट्राइक कर देता है। और पहली बार गांधी ने सफलतापूर्वक अपने हंगर स्ट्राइक को कहां पर कर लिया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये तो छोटा बात है, ये गांधी का एक्सपेरिमेंट है। होता है कि नहीं, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हम पहले छोटे लेवल पे उसको क्या करते हैं, फंक्शन करवाते हैं कि देखते हैं यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। और गांधी को आते ही 2 बड़ा हिट फिल्म दे दिया, है ना। पहला फिल्म कहाँ पे हिट हो गया, चंपारण में। दूसरा फिल्म कहाँ पे हिट हो गया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के फिल्म में। अब जब किसी एक्टर का 2 लगातार फिल्म हिट हो जाए तब तो वो क्या सोचता है कि इस बार तो हम हॉलीवुड में मार देंगे एंट्री। और गांधी के आते ही उसके 2 फिल्म ने सुपर डुपर हिट किया, बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों कमा। सलमान खान उस समय अगर होता तो देखता बाप रे बाप, ये कौन सा नया हीरो आया है।
और बात यह है कि इस हीरो ने ना तो साउथ के स्टाइल में किसी को उड़ाया और ना ही बॉलीवुड के स्टाइल में किसी तरह अनसुना कोई डायलॉग मार दिया। बॉलीवुड का तो कोई डायलॉग का मतलब ही निकलता है, हाँ, उसमें कुछ हो बोल रहा है। तो गांधी ना तो बॉलीवुड को कॉपी किया, ना तो हॉल जो साउथ का जो मूवी में उड़ता है, मारे जब ऐसे किया तब गिरता है ना, तब तक आकाश में रहेगा वो, और जैसे ऐसे करेगा तब गिरेगा। तो एक्स्ट्रा ग्रेविटी का जितना भी फ्रिक्शन फोर्स सबका एकदम टांग तोड़ के झोली में भर देता है वो लोग, कि मानना ही नहीं है। तुम पूछो अल्लू अर्जुन से, तुम पूछो एनटीआर से, ग्रेविटी क्या होता है, बोलता ग्रेविटी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मारते हैं तो खींचना चाहिए। हमारा उसका खींचाव किस पे डिपेंड करता है कि हमारा स्लीप कितना खींच रहा है। अब स्लीप खींचा तब गिरता है, यानी उसका ग्रेविटी उसके स्लीप पे डिपेंड कर रहा है ना। तो गांधी ने कभी ऐसा एक्टिंग किया ही नहीं, और ना ही सलमान खान और जैसा वैसे तुम लोग का फेवरेट हीरो हो सकता है। हम किसी बॉलीवुड, चलो बॉलीवुड का एक्टर बता देते हैं, बॉलीवुड के एक्टर जैसा कोई गंदा डायलॉग भी मारता है, बॉलीवुड का अलग ही लेवल पे चलता है लोग। पहला तो ये लोग कॉपी करता है खाली, है ना। अब ये नहीं बोल रहे कि उस लोग बढ़िया मूवी नहीं बनाता है, बनाता है, बढ़िया मूवी भी बनाता है, लेकिन क्या बोल रहा है उसका कुछ मीनिंग है नहीं। आजकल का खास करके फिल्म निकाला तो पते नहीं है, 3 घंटा देखो, कहना क्या चाहते हो, ऐसा वाला फीलिंग आता है। ठीक है, कुछ मूवी अच्छा भी बनता है। तो गांधी ने अपने सत्याग्रह के बदौलत ज्यादा तड़का भी नहीं लगाया, खुदीराम बोस जैसा बम फटक दिए, है ना। भगत सिंह जैसा पिस्टल डाल रहे हैं, 3 4 6 को बचा 6 को मरेगा, है, उस तरह भी नहीं किया। उसने एक लाठी उठाया, अपना धोती के सहारे उसने क्या किया, बजट, बहुत कम बजट में सुपर डुपर हिट फिल्म, है ना, कड़वी हवा, है ना। तो ऐसे कम बजट में जब 2 सुपर हिट फिल्म दे दिया, तो गांधी सोच दिया कि भारत के जनता में पोटेंशियल है, तो क्यों ना हम एक मास मूवमेंट की ओर जाए, क्यों ना हम अब एक मास मूवमेंट की ओर जाए। और तुम लोग को याद होगा मास मूवमेंट में को लॉन्च कब करता है गांधी, 1919 यहां से शुरू करता है ना। अब इसका बताते हैं, इसमें कुछ 2-4 किस्सा भी होता है। यहां से गांधी को 1919 कुछ फर्टाइल ग्राउंड दे देता है, कुछ फर्टाइल ग्राउंड दे देता है, गांधी को कुछ मौका दे देता है कि गांधी तुम मार्च क्या करो, मास मूवमेंट को लॉन्च करो। गांधी क्या करेगा 1919 में, देखो अब उस समय एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ चल रहा था, है ना, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग जो है क्या है, इस साल में थोड़ा मोड़ा इस टाइम में क्या होगा था, आ गया था। और एक्सट्रीमिस्ट का सबसे जो गढ़ था वो था अमृतसर के इलाके में, पंजाब के इलाके में, बॉम्बे के इलाके में, क्योंकि इधर क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक लाला लाजपत राय, लाइक बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर इसी एरिया के थे, है ना। तो इन लोगों ने इस एरिया में एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा दिया था। हम बाद में पढ़ाएंगे एक्सट्रीमिज्म क्या है, मॉडरेट क्या है, और शायद तुम लोग को पता भी होगा, है ना, मॉडरेट कौन था, एक्सट्रीमिस्ट कौन था, ये बात की बात है। लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पे गांधी का अराइवल दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये इतना जान लो कि इस एरिया में, अमृतसर के एरिया में, बॉम्बे के एरिया में, गुजरात के एरिया में, बंगाल के एरिया में, इस एरियाज में क्या हो रहा था, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, अब अमृतसर में 2 इंपॉर्टेंट लीडर था, एक का नाम था सतपाल, डॉक्टर सतपाल, और दूसरे का नाम था कौन, सिप्रू, कौन सिप्रू, हाँ सफुद्दीन किचलू था, सॉरी सफुद्दीन किचलू था, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लीडर को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और उसी समय बैसाखी का मेला लगा हुआ था, कहां पे, जालियांवाला बाग में। क्या हुआ था, जालियांवाला बाग में बैसाखी का क्या लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। तब जिस जालियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था, वहां बेचारा, देखो बैसाखी एक फसल का रिलेटेड त्योहार है, और फसल कौन उगाता है, जनरली फसल पहले के जमाने में और आज भी गरीब आदमी, गरीब किसान ही उगाता है ना, क्योंकि बाबू लोग तो फसल उगाएंगे नहीं, है ना, बाबू लोग फसल नहीं उगाते हो। तो काम, भारत ही एक ऐसा देश है, या फिर भारत जैसे ही डेवलपिंग देश यहाँ है जहाँ पर कृषि एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, और इसमें सिर्फ बेचारों के लिए इसको छोड़ दिया गया है।
तुम अमेरिका जाओ, तुम कनाडा जाओ, तुम ब्रिटिश जाओ, वहाँ पे साइंटिस्ट लेवल का लोग फसल उगाता है, साइंटिस्ट लेवल का लोग एग्रीकल्चर करता है, उद्योगपति एग्रीकल्चर करता है। लेकिन भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर किसको छोड़ दिया है? बेचारों के लिए। अब उन बेचारों को क्या पता कि मार्शियल लॉ नाम का कुछ चीज होता है? उसको तो लॉ हार्डली पता है, ऊपर से मार्शियल लगा दिया। उसको कहाँ पता है कि इन लोगों के एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी बढ़ने के कारण पंजाब के इलाके में, अमृतसर के इलाके में मार्शियल लॉ लग चुका है। और मार्शियल लॉ में क्या होता है कि नॉर्मल पुलिसिंग सिस्टम खत्म हो जाता है और सेना जो आर्मी होता है वो मेन एक्शन में आ जाता है। और जिस जगह में आर्मी का एक्शन आ जाता है वो टाइम बड़ा ही क्या होता है? टेंस टाइम होता है, क्योंकि आर्मी को फुल ऑर्डर रहता है कि तुम गन चला दो, पीसफुल, किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म ना होने दो, किसी भी भीड़ को इकट्ठा ना होने दो। पर इन बैसाखी मनाने वाले छोटे किसानों को कहाँ पता था कि हमारे एरिया में मार्शियल लॉ लगा हुआ है ना? तब क्या होता है, उसी समय एक सेना का जो जनरल होता है जिसका नाम क्या है? वेरी इनफेमस नाम, वेरी इनफेमस नेम, क्या नाम है उसका? जनरल डायर। क्या नाम है उसका? जनरल डायर। उसने जालियांवाला बाग के एंट्रेंस को क्लोज किया और अपने सिपाहियों को, अपने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि किल दिस ब्लडी इंडियन, किल दिस ब्लडी इंडियन। और उनके आर्मियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। वो 13 अप्रैल 1919 की वो काला दिन आज भी भारत का लोग, जब आज भी अमृतसर या फिर भारत का कोई भी इतिहास पढ़ने वाला उसको पढ़ता है तो सोचो कैसा लगा होगा कि उसमें इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया। चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, उसने किसी को भी साथ भेदभाव नहीं किया, सबको इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बहुत सारे लोग ने जालियांवाले बाग में बना हुआ एक कुआं में कूद के अपना जान दे दिया, जिसमें बच्चे भी बहुत थे। और इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया और गांधी को एक मौका मिल गया कि ऐसा जब घिनौना काम होता है, तब जब तुम लोग पढ़ा, बहुत सारे आदमी ने टाइटल लौटाना स्टार्ट किया था। नाइटहुड का टाइटल मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। बोला कि क्या टाइटल देते हो तुम? टाइटल दे रहे हो और सेम हैंड में हमारे देश के लोगों को भी मार रहे हो, तो हम तुम्हारी इस टाइटल को जबरदस्त, इसका मतलब है कि पूरे भारत में इस घटना का जबरदस्त निंदा हुआ। पूरे भारत में क्या हुआ? इस देश के इस घटना का जबरदस्त निंदा हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ने एक पूरे भारतीयों को यूनाइट कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। और ताजुब तो बात यह हुआ जब हंटर कमीशन, एक नाम का कमीशन बैठा दिया, जब ब्रिटिश पे दबाव बढ़ने लगा, बोला कि क्या कर रहे हो तुम? भारत की मीडिया में उछाला गया, इंटरनेशनल आदमी ने देखना स्टार्ट किया कि तुम ऐसे लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट क्यों मार रहे हो। तब उसने कहा कि हम इसके जांच के लिए कमीशन बैठाते कि सही किया कि नहीं। अरे बकलोल कहीं का, तो दिख रहा है कि उसने गलती किया है, उसने दिख रहा है, उसमें तुम कमीशन क्या बैठाओगे? तुम देख रहे हो बच्चों की लाश देख रहे हो, और उस कमीशन ने उसमें मृत्यु का डाटा को भी इस पर आरोप लगाता है कि उसने इंटरप्रेट किया है। अगर 1000 आदमी मरा था तो उसने 200-300 बताया है वो, है ना। और बाद में उस कमीशन का हुआ कुछ नहीं, नाम का कमीशन बना दिया। और जनरल डायर से जब पूछा गया कि तुमने भारतीयों के खिलाफ ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग क्या किया, इसका जवाब सुनोगे तो तुम्हारा और खून रह जाएगा कि आई किल्ड दिस many minions, this many peoples in Jallianwala Bagh field just to create a fear in the minds of the Indian, so that they can have a fear in their mind that what is the result if you break the law। गजब बात है कि तुम किसी इंडिया के दिमाग में एक मॉरल फियर हम करना, इंपैक्ट करना चाहते थे कि अगर तुम देखो, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए लॉ को तुम अगर वायलेट करता है तो इसका नतीजा तुम्हारा यही होगा। ये उसका स्टेटमेंट था। और यही नहीं, और रुको, अभी और बाकी है। जब यह आदमी ब्रिटिश जाता है, वहां ब्रिटेन जाता है, तो इसको हीरो जैसा नवाजा जाता है। वहां के पार्लियामेंट में इसका जिक्र होता है, वहां का जनता इसको वेलकम करता है कि देखो ये आदमी जिसने निहत्थे लोगों पे गोली चलाया है, लाखों हजारों लोगों को मार के आया है। तो इस सब चीज को जब गांधी देखता है तो गांधी डिसाइडेड कि अब हमको छोटा मूवमेंट लॉन्च करने में कहीं ना फायदा नहीं है, हमको भारत में एक मास मूवमेंट को। और गांधी इस घटना से यह भी सबक लेता है कि अगर हम इस
हम अंग्रेजों के खिलाफ गोली बंदूक और तोपों से लड़ेंगे तो हम नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके पास, इसके सेना में जनरल डायर जैसा क्रूर सेनापति है। अगर हम लाठी गोली बम लेके जाएंगे तो ये हमको तोप और मिसाइल से उड़ा देगा। तो गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन वायलेंस टाइप ऑफ मूवमेंट, और मास मूवमेंट को लॉन्च करने का इरादा कब कर लिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और इसी बीच क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसी बीच क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 भी खत्म हो जाता है। याद करो, कनेक्टिंग वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चलता है? 1914 तो। और तुम लोग को हम बताए थे, जर्मनी के खेमे में एक और प्लेयर था, क्या नाम था उसका? ओटोमन एम्पायर। जो हारा था, जर्मनी हारा था, ऑस्ट्रिया हारा था, और एक मेन और इंपॉर्टेंट प्लेयर था जिसका नाम क्या था? ओटोमन एम्पायर। क्या नाम था उसका? ओटोमन। अब तुम पूछोगे कि ओटोमन एम्पायर कहाँ है, तो ओटोमन एम्पायर जो है टर्की के रीजन को और यूरोप के रीजन को कुछ मिला दे तो वो क्या बन जाता था? ओटोमन एम्पायर। क्या बन जाता था? ओटोमन एम्पायर। ये भी क्या किया? ये जर्मनी के खेमे में वाला आदमी था। ये किसके खेमे में वाला आदमी था? जर्मनी के खेमे में वाला आदमी था। और इसने क्या किया, जब ब्रिटिश ने, चूंकि ब्रिटिश तो अगेंस्ट में था, ब्रिटिश तो एक्सिस अलायंस पावर का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट लीडर था, है ना। जब इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर को हटाया तो चूंकि यह एक इस्लामिक टेरिटरी था, क्या था? एक इस्लामिक एम्पायर था। और इस्लामिक एम्पायर में किसका रूल चलता है? खलीफा का। किसका रूल चलता है? खलीफा का। और खलीफा कौन होता है इस्लामिक एम्पायर का? वो रिलीजियस हेड भी होता है और पॉलिटिकल हेड भी होता है। इट मींस खलीफा वाज द स्पिरिचुअल एज वेल एज पॉलिटिकल हेड ऑफ ओटोमन एम्पायर। और जब ब्रिटिश ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन एम्पायर पर कब्जा कर लिया तो बोला कि अब यहां से खलीफा के पोस्ट को हम क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं। खलीफा के पोस्ट को क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं। और खलीफा के पोस्ट को इसने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। चूंकि खलीफा एक रिलीजियस हेड था, और दुनिया में सबसे बड़ा चीज जो होता है दुनिया में को यूनाइट करने के लिए, आज भी, उस समय भी और आने वाले समय में भी रहेगा, वो क्या है? धर्म। क्या है? धर्म। ये धर्म, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने गुस्सा के कहा कि धर्म गांजा है, रिलीजियस इज ओपियम। क्या है? रिलीजियस इज ओपियम। रिलीजियस एक नशीली पदार्थ है, यह तुम्हें अंधा बना देती है। क्यों कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजियस इज ओपियम ऑफ मास? ही सेड बिकॉज रिलीजियस किल द क्वेश्चनिंग पावर ऑफ द पीपल। रिलीजियस किल द क्वेश्चनिंग पावर ऑफ पीपल। तुम याद करो वैदिक काल, तुम याद करो उत्तर वैदिक काल, तुम याद करो पश्चिम का वो जो क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन का जो काल होता था, उसमें जब कोई भी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति दौड़ते दौड़ते, उस समय का हेड कौन होता था? यही रिलीजियस हेड होता था। लोग रिलीजन के पास मंदिरों में जाता था। आज ना हमको कुछ होता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, आज ना हमको कुछ होता है तो हम जाते हैं न्याय मांगने के लिए, उसका एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है। लेकिन उस समय जब आदमी को कुछ होता था वो भागता भागता अपना राजा के पास जाता था, और राजा उसको बोलता था कि रिलीजियस गुरु को जो हेड होता था उसको देखना, पहले के राजा के बीच में वो बड़का बड़का दाढ़ी वाला एकदम ओढ़ ओढ़ के बैठा रहता था। हर धर्म में वो रिलीजियस को बोलता, रिलीजियस हेड को बोलता था गुरु इसके साथ क्या न्याय किया जाए, तो गुरु उसके क्वेश्चनिंग, तो देखो उसको कैसे मिसट्रीट करता था। कोई अगर लोअर क्लास का व्यक्ति जाता था कि हुजूर हुजूर मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन आपका जो गोथी है स्कूल इसको घुसने नहीं दे रहा है, तो उसको क्या बोलता था कि तुम पिछला जन्म में कुछ गलत काम किया था, इसलिए भगवान ने तुमको इस लोअर कास्ट में बना के भेजा है, इसलिए इस कास्ट में तुम पढ़ ही नहीं सकते। और वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता था कि हम क्या करें, भगवान है, भगवान का मर्जी है, सब चीज भगवान पे छोड़वा। सब चीज का इलाज क्या बोलता था? धर्म बता देता था कि तुम पिछला जन्म में ऐसा किया था, तुमने धर्म के साथ अन्याय किया था, इसलिए इस जन्म में तुम ऐसे हो। और वह व्यक्ति संतुष्ट भी हो जाता है। और जब इस व्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने देखा, बोला तुम किसका भांग दे रहे हो, इसको किस चीज का नशा दे रहे हो, तो उसने बोला, देखा कि ऐसे व्यक्ति जो क्वेश्चन करता है उसको तुरंत रिलीजियस का नशा चखा दे जाता है और वो व्यक्ति शांत हो जाता है। जब तुमको चोट होता है, जब तुमको चोट लगता है तो तुमको जो डॉक्टर है वो एक
बेहोशी का इंजेक्शन देता है, और उस बेहोशी का इंजेक्शन पड़ते ही तुमको थोड़ा देर के लिए तुमको दर्द का एहसास कम होने लगता है। उसी तरह जब लोअर कास्ट को, उसी तरह जब वुमेन को जब चोट लगता था, जब दर्द होता था और वो न्याय मांगने या फिर किसी डॉक्टर के पास जाता था, वो अपने मर्ज का इलाज करने जाता था, तो उसको भांग किसका चटा दिया जाता था? धर्म का भांग चटा दिया जाता था। और जैसे ही धर्म का भांग चटाता था, वो व्यक्ति क्वेश्चन करना छोड़ देता था। और जब व्यक्ति क्वेश्चन करना छोड़ देता था, इसी चीज को देखते हुए कार्ल मार्क्स, चूंकि एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, इसने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, क्योंकि रिलीजन ने ही आदमी के क्वेश्चनिंग पावर को नष्ट कर दिया, उसके दर्द को थोड़ा देर के लिए मर्ज दे दिया। इसीलिए उसने क्या कहा? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। और चूंकि यहां भी एक रिलीजन का अथी हो गया है ना, धर्म हर हमेशा इससे एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। धर्म को लाओ, आजकल तो बड़ा बड़ा पार्टी जीत जाता है धर्म को मुद्दा बना के। उसको कोई मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल है कि नहीं, एजुकेशन है कि, उसको कोई मतलब ही नहीं है। धर्म को मुद्दा बनाया, बड़ा बड़ा चीज जीत गया। और चूंकि यहां मामला धार्मिक आ चुका था, ओटोमन एम्पायर में खलीफा को हटा दिया, तो पूरे वर्ल्ड का मुस्लिम लोग यूनाइट हो गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तुम अब तक तो ठीक किया, जितना मारा, जितना तुम टैक्सेशन लगाया, जितना तुम कंपेंसेशन हमको बोला, हम सब दिया तुमको। वर्ल्ड वार में हारे, तुमको टेरिटरी मांगा, टेरिटरी दे दिए। तुम हमसे सेना कम करने बोला, हम सेना कम कर दिए, लेकिन तुम हमारे खलीफा को कैसे छू दिया? और भारत में भी तो मुसलमान रहता था। भारत में अली ब्रदर के नेतृत्व में क्या हो गया? एक मुहिम छिड़ गया। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। और गांधी ने इसको एक मौका की तरफ देखा कि यही एक मौका है जिसमें हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर देंगे और ब्रिटिश के खिलाफ एक मास मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। गांधी ने अली ब्रदर को बुलाया कि आओ शौकत अली, इधर आओ, सुनो। बोला तुम किसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हो? बोला कि हमारा धर्म का मामला आ गया बापूजी, हम अब किसी का बातें नहीं सुनेंगे। बोला क्या हुआ क्या? बोला जो ऑटोमन एम्पायर था, जो हमको बताता था, जो हमको गाइड करता था हम मुसलमानों को, उसको ब्रिटिश ने डिस्पोज कर दिया। बोला तो? बोला हम ब्रिटिश को मार के ही छोड़ेंगे, अब इसका जाने उड़ा देंगे इसको। बोला अरे बुड़बक थामो, थोड़ा जोश में होश में रहो, तो गोली बंदूक से उससे नहीं सकेगा। बोला क्यों? बोला 2019 में 1919 में देखा ना कैसे जनरल डरवा उड़ा दिया था उसको, तो उसमें तो सकेगा ही नहीं। बोला अब क्या करें बापू? बोला हम भी यही प्लान कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? प्लान ही तो कर रहे हैं। किस चीज का प्लान कर रहे हैं? हम एक मास मूवमेंट को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, और तुम हमारा साथ दे दो तो हम हिंदू और मुस्लिम एक बड़े मास मूवमेंट को लॉन्च करने में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। बड़े मास मूवमेंट को लॉन्च करने में सफल हो जाएंगे। और यहाँ से सबसे पहला मास मूवमेंट गांधी लॉन्च करेगा, जिसका नाम है खिलाफत, चूंकि ये खलीफा से रिलेटेड है। और गांधी पहले ही नॉन कोऑपरेशन को मूवमेंट लॉन्च करना चाह रहा था, इसीलिए इस पूरे मूवमेंट का नाम क्या हो जाता है? खिलाफत मूवमेंट। ये तुम्हारे चैप्टर का क्या है? इंट्रोडक्शन है। और यहाँ से ही लगभग एक इंट्रोडक्शन है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। चूंकि अब टाइम हो रहा है, बाकी चीजों को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और बाकी चीजों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ध्यान से रखना। नॉन कोऑपरेशन, जिसमें हमारा क्या फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद देखेंगे सीज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अंत हो जाता है। और इसके बाद थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट फेज देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने क्या किया। इसके बाद दूसरा बड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। कब? 1913 का। लेकिन इसका नाम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं होगा, इसका नाम होने वाला है क्या? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बाद तीसरा और अंतिम मास मूवमेंट गांधी लॉन्च करता है, जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। और जब ये तीन मास मूवमेंट को देख लेंगे तो लगभग हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को क्विट इंडिया मूवमेंट इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है उतना, तुमको मैक्सिमम फोकस देना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इंपैक्ट रूरल एरिया में क्या पड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्बन एरिया में क्या पड़ा, नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट का इंपैक्ट जो ट्राइब्स एरिया है उसमें क्या पड़ा। इन तमाम चीजों को हम आने वाले क्लास में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और आज का क्लास जो है यहीं पे
क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्योर मिलेंगे और वहां पे पूरे डिटेल से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे। समझ में आया? चलो, थैंक यू सो मच।